हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मेसी पेपर बाय KS। तो गाइस, चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से मैं चैप्टर का नाम बता दूं। चैप्टर का नाम है मुगल कालीन चित्रकला, जिसके तीसरे जो संस्थापक है अकबर, उसके बारे में मैं आप लोग को बता रही हूँ। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो इसका प्रीवियस वीडियो था, इसमें भी मैंने अकबर के बारे में ही जिक्र किया था और कहा था कि अकबर से 100% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में मैं अकबर के बारे में ही बताऊंगी। और जो भी मैं आज बताने वाली हूँ सारा का सारा लर्न कीजिएगा और बहुत ईजी शब्दों में, बहुत ईजी वे में मैंने ये नोट्स बनाए हैं। यूजुअली अगर आप देखा जाए तो ये ऐसे नोट्स आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आप अलग अलग बुक से पढ़ाई करते हो, बहुत सारे बुक्स आते हैं इंडियन आर्ट के, फाइन आर्ट्स के बहुत सारे बुक आते हैं, तो आप अलग अलग बुक से पढ़ोगे तो ये सारे कंटेंट आपको अलग अलग, मतलब इससे इस बुक से कुछ, उस बुक से कुछ, उस बुक से कुछ, ऐसे करके पढ़ोगे तो सारे कंटेंट मिल जाएंगे। लेकिन आप इकट्ठे चाहोगे कि एक बुक में ये सारे कंटेंट मिल जाए तो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये मैंने अलग अलग बुक से, गूगल से, नेट से, हर चीज़ से, मतलब अच्छे से बाकायदा सर्च करके बाकायदा मैंने बनाया है ताकि आपको एक ही जगह सारे कंटेंट मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप 4 बुक में पढ़ते हो तो किसी बुक में कुछ लिखा होता है, किसी बुक में कुछ लिखा होता है, क्योंकि ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री मतलब बहुत कन्फ्यूजन, ठीक है। किसी बुक में कुछ लिखा रहेगा तो खुद भी समझ में नहीं आता कि हाँ राइट आंसर कौन है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लर्न करना ही होता है रट्टा मार के कि हाँ चलो जो ऑप्शन में आएगा उस हिसाब से आंसर कर देंगे। लेकिन हाँ, फिलहाल जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आज का जो नोट्स बनाया है मैंने, सारा ही सही है। पढ़िएगा और आपको, अगर आप इस नोट से पढ़ते हो तो आपको अलग अलग बुक में कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। इसी में आपको सारा हो जाएगा और इसी से एग्ज़ाम में आएगा, इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा। तो इसलिए कह रही हूँ। और इसको बनाने में गई सच में बहुत मेहनत लगती है, मतलब सिर्फ लिखना ही नहीं होता है, कंटेंट को अलग अलग जगह से जुगाड़ करो, फिर से उसको अच्छे से सजाओ, फिर हाँ कैसे क्या लिखना है कि आप लोग को भी समझ में आए। क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से लिख दूँगी, लेकिन लिखना ऐसा है कि वो आप भी समझ सके, सिर्फ मैं नहीं। तो इसलिए इसमें मेहनत बहुत लगती है। तो प्लीज़, और आप लोग वीडियोस देखते तो बहुत ज़्यादा लाइक नहीं आता है वीडियोस पे, ना ज़्यादा सब्सक्राइबर सब लोग देखते पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं भी और अच्छे से और अच्छा कंटेंट लाऊंगी और अच्छे से काम करूँगी, वर्क करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया कीजिए वीडियोज़ को अगर देखते हैं तो, और कमेंट भी किया कीजिए अगर आपको कुछ पूछना है तो। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर देख रहे हैं आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। तो चलिए फिर टाइम को और वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो आज बात करेंगे अकबर की शाही पोथी खाने में रखी गई पोथियाँ, ठीक है। पोथियाँ मतलब एक तरह समझ सकते हैं कि बुक को बोला जा रहा है। जो अकबर के टाइम पे जो बुक बनाई गई थी, जो बुक लिखी गई थी, ठीक है, उस बुक के बारे में मेंशन किया गया है कि अकबर के पोथी खाने में कौन कौन सी पोथियाँ, मतलब कौन कौन सी बुक रखी गई है। और ये सारे प्रसिद्ध बुक है, इसी से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो पहला जो बुक है वो है रामायण, जो अकबर की शाही पोथी खाने में रखी गई है। दूसरा बुक है महाभारत। तीसरा है हरिवंश पुराण। चौथा है शाहनामा। पांचवा है अकबरनामा, जिसे आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। छठा है तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबर के नाम से भी जाना जाता है। सातवां है दराबनामा। आठवां है कृष्ण चरित्र। नौवां बुक है हमसानी जानी। 10वां है जफरनामा। 11वां बुक है दशावतार, ठीक है। और यहाँ पे बता दो, जैसे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस के एग्जाम में आएंगे तो कैसे आएंगे इससे। तो क्वेश्चंस रहेगा कि अकबर के शाही खाने में कौन सी बुक रखी गई है, कौन सी पुस्तक पोथी रखी गई है। और इसमें से कोई एक जिक्र रहेगा, जैसे कि इसमें से एक महाभारत उठा के दे दिया, बाकी 3 जो पोथियाँ कहीं और से कुछ भी पोथियाँ रख दिया, तो महाभारत आपको टिक करना है, क्योंकि 3 तो और कहीं और से रहेगा तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो उस तरीके से आपको टिक करना होगा। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको इसी तरीके से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, और जो बुक रखी गई है अकबर के पोथी खाने में, 12 नंबर में रजनामा, जिसे महाभारत का फारसी अनुवाद, मतलब रजनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है। महाभारत जो लिखी गई है उसको फारसी में अनुवादित करके लिखी गई और उसका नाम रजनामा पढ़ा। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो महाभारत कैसे पूछ देगा कि महाभारत का फारसी अनुवाद जो हुआ वो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो रजनामा के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या रजनामा का जो महाभारत में जो रजनामा लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया है, तो फारसी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट आते 13 नंबर
शरीफ सागर, ठीक है, ये भी पोथी ही है। नेक्स्ट 14 नंबर चंगेज नामा, एंड लास्ट जो 15 नंबर है भागवत पुराण। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट पोथियाँ हैं जो अकबर के पोथी खाने में रखी गई हैं। एंड अब बात करते हैं अकबर की शाही पुस्तकालय 3 बड़े नगरों में। ये मैंने पहले भी बताया है, लेकिन मैं एक बार फिर से यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। अकबर की शाही पुस्तकालय की 3 बड़े नगर में, 3 बड़े कौन कौन से नगरों में अकबर की शाही पुस्तकालय है? तो पहला जो है वो आगरा में है, दूसरा दिल्ली में है और तीसरा लाहौर में है। एंड अब बात करते हैं कि अकबर की विशेष पोथियों के संग्रहालय, मतलब जो अकबर की जो पोथियां हैं अब इस समय किस किस संग्रहालय में रखी गई है। ठीक है, जो भी उनके समय में जितनी भी पोथियां बनी वो अलग अलग संग्रहालय में रखी गई है, ताकि आज के लोग अगर आप जाओ तो वहाँ पे उनकी पोथियां दिखने को मिले। ठीक है, तो वो कौन कौन से संग्रहालय में रखी गई है ये यहाँ पे ये मेंशन है। तो पहला जो संग्रहालय है वो है लुब्र संग्रहालय, लुब्र संग्रहालय में रखा गया है। दूसरा है डबली म्यूजियम, तीसरा है रॉयल सोसाइटी जो लंदन में है, वो ये भी संग्रहालय है, वहाँ पे रखा गया है। चौथा है भारत कला भवन जो वाराणसी में ही है, तो उसमें भी आपको मिलेगी अकबर से संबंधित जो भी पोथियाँ इस संग्रहालय में भी आपको देखने को मिलेगी। पांचवा है राजकीय संग्रहालय कोलकाता, ठीक है, ये भी यहाँ पे कोलकाता में भी रखा गया है। एंड लास्ट है नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में जो नगर पालिका संग्रहालय है यहाँ पे भी आपको अकबर कालीन की जो पोथियाँ हैं देखने को मिलेगी। एंड अब बात करते हैं अकबर के शासन काल में उनके दरबार के उच्च कोटि के चित्रकार। ठीक है, अकबर का जब शासन काल था तो उनके दरबार में कौन कौन से चित्रकार कार्य करते थे? तो वैसे तो बहुत सारे चित्रकार कार्य करते थे, लेकिन जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया वो उच्च कोटि के, मतलब जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार है उसके बारे में बताया है। और यहाँ पे याद रखिए कि जो सबसे फेमस होता है एग्ज़ाम में भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला है ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मीर सैयद अली, और ख्वाजा अब्दुल अहमद सिराजी को आप हुमायूं में भी आप जिक्र किया हुआ है और अकबर के शासनकाल में भी जिक्र किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 3rd नंबर खुसरो खुली, 4th नंबर पे है दसवंत, 5th नंबर पे है बसावन, 6th नंबर पे जो 6th चित्रकार है केशव लाल, नेक्स्ट है 7 नंबर माघो, 8 नंबर गोविंद, नेक्स्ट 9 नंबर गोवर्धन, 10th नंबर ताराचंद्र, नेक्स्ट चित्रकार आते 11 नंबर मथुरा, नेक्स्ट 12 नंबर महेश, 30 नंबर सांवल दास। ठीक है, सांवल दास। यहाँ पे जो भी मैं बात कर रही हूँ सारे चित्रकार के बारे में बात करूँ, सारे चित्रकार का ही नाम मेंशन है। 14 नंबर हरिवंश, 15 में आते हैं राम, 16 पे फारूक, 17 नंबर मुकुंद, नेक्स्ट 18 नंबर हेमकरण, नेक्स्ट 19 नंबर कुलमात, एंड लास्ट है मिस्किन। ठीक है, तो ये सारे उच्च कोटि के चित्रकार जो अकबर के शासनकाल के हैं। और यहाँ पे मैं और बता दूँ कि इसमें से 4 से 5 ऐसे चित्रकार हैं जो इससे भी ज़्यादा फेमस है। मतलब इनमें भी अगर बात की जाए कि 20 में भी बात की जाए कि 20 में अगर और ज़्यादा फेमस कौन है तो वो है ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, मीर सैयद अली, खुसरो खुली, दसवंत और बसावन। ठीक है, तो ये जो 5 है ये 20 में भी अगर किसी को फेमस माना जाता है तो ये और 5 को माना जाता है, तो इसको तो और भी ज़्यादा ध्यान रखें आप। और इससे कितने रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे भी गए एग्जाम में, तो इसको एकदम से ध्यान में रखें। एंड नाउ बात करते हैं अब्दुल फजल के आईने अकबरी यानी अकबरनामा। अकबरनामा जो ग्रंथ है जो अकबर के बारे में लिखा गया है और इसे अब्दुल फजल ने लिखा है। ठीक है, ये ग्रंथ के रचयिता कौन है? अकबरनामा ग्रंथ के रचयिता तो अब्दुल फजल है। तो अब्दुल फजल के आईने अकबरी अकबरनामा के चित्रकार में प्रसिद्ध 14 चित्रकारों के नाम। ठीक है, जो अकबरनामा बना उसके अंतर्गत जितने भी चित्र बने गए हैं तो उसमें कौन कौन से चित्रकार ने चित्र बनाए हैं, उसमें से 14 प्रसिद्ध चित्रकार के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, जिन्होंने अकबरनामा के अंतर्गत चित्र बनाए हैं। तो पहला है केशव लाल, दूसरा है जगन्नाथ, तीसरा है मिस्किन, चौथा है फारूक, 5वां है माधव, 6ठा है
महेश। नेक्स्ट 7 नंबर हरिवंश। नेक्स्ट आते 8 नंबर राम। 9 नंबर दसवंत। 10 नंबर बसावन। 11 नंबर तारानाथ। 12 नंबर सावल दास। नेक्स्ट 13 नंबर खेमकरण एंड लास्ट आते हैं गोविंद। तो ये जो 14 चित्रकार है बहुत फेमस है जिन्होंने अकबरनामा के अंतर्गत चित्रकारी की है। एंड नाउ गाइज अब बात करते हैं अकबर के दरबार में 13 प्रसिद्ध हिंदू चित्रकारों के नाम। ठीक है, 13 प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार के नाम में यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसा कि मैं यहाँ पे बता दूं कि जो अकबर का टाइम पीरियड था उस समय सिर्फ हिंदू चित्रकार ही नहीं बल्कि मुस्लिम चित्रकार भी हुआ करते थे, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग उस टाइम पे हुआ करते थे। लेकिन ज़्यादातर जो चित्रकार हुआ करते थे वो हिंदू से थे। ठीक है, हिंदू चित्रकार अकबर के टाइम पे ज़्यादा हुआ करते थे अकॉर्डिंग टू मुस्लिम। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ वो 13 ऐसे प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार के बारे में बात कर रही जो अकबर के टाइम पे थे। तो जो सबसे पहला है दसावंत, दूसरा है बसावन। ठीक है, सॉरी, जो पहला है दसवंत है, दूसरा है बसावन, सब हिंदू चित्रकार है ये। तीसरा है केशवलाल, चौथा है मुकुंद, पांचवा है मधु, छठा है जगन्नाथ, सातवां है तारानाथ, आठवां है सावल दास, नौवां है महेश, 10वां है खेमकरण, 11वां है हरिवंश, 12वां है राम एंड लास्ट 13 नंबर माधव। ठीक है, तो यहाँ पे बता दूँ कि एग्ज़ाम में कैसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे एंट्रेंस के एग्ज़ाम में कि अकबर के शासनकाल में कौन हिंदू चित्रकार है। ठीक है, कौन हिंदू चित्रकार है, और यहाँ पे 13 मैंने बताया इसमें से कोई भी एक नाम मेंशन रहेगा और बाकी 3 अलग अलग नाम रहेंगे जो हिंदू चित्रकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे 3 नाम रहेंगे, तो आपको जो एक सही है जो हिंदू चित्रकार के अंतर्गत आते हैं उसको टिक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट में पूछा जाएगा। एंड अब बात करते हैं अकबर कालीन चित्रकला को राय कृष्ण दास ने 5 भागों में विभाजित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रहेगा क्वेश्चन कि कृष्णदास ने अकबर कालीन चित्रकला को कितने भागों में विभाजित किया है, तो 5 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो जो सबसे पहला भाग है वो है अभारतीय कथाओं के चित्र। ठीक है, जो भारत से रिलेटेड नहीं है, मतलब अभारतीय कथाओं के चित्र। तो अभारतीय कथाओं के चित्र कौन कौन से हैं, तो पहला है तूतीनामा, दूसरा है गुलिस्ता, तीसरा है दीवाने फीज और चौथा है समसा निजामी। ठीक है, ये जो ग्रंथ है ये सारे, और इसी के अंतर्गत चित्र आते हैं। तो ये 4 जो मेंशन है ये सारे ग्रंथ है। तो यहाँ पे आते हैं कि तूतीनामा जिसे अमीर खुसरो ने फारसी भाषा में लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसलिए साथ ही साथ जिक्र किया है ताकि आपको साथ साथ अच्छे से याद रहे, रिलेट कर सको आप एक दूसरे से, इसलिए मैंने साथ ही लिख दिया है। तो तूतीनामा जो ग्रंथ है जो अमीर खुसरो ने फारसी भाषा में लिखा है। एग्जाम में रहेगा इस तरीके से कि तूतीनामा ग्रंथ किसने लिखा है, तो अमीर खुसरो ने लिखा है, या तूतीनामा ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है, तो फारसी भाषा में लिखी गई है, या अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई ग्रंथ तूतीनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो फारसी भाषा में लिखी गई है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंट्रेंस के एग्जाम में। नेक्स्ट जो है गुलिस्ता, तो ये शेख सदी ने फारसी भाषा में लिखा है, इसको शेख सदी ने लिखा और ये भी फारसी भाषा में लिखा गया है। और जो नेक्स्ट जो दीवाने फीज और समझा निजामी जो ग्रंथ है फ्रेंड्स, इसके बारे में नहीं मिला है बुक में, ना बुक में मिल रहा था ना नेट पे मिल रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाई हूँ। अगर मुझे मिलता तो मैं पक्का मेंशन कर देती। तो अगर नहीं मिल रहा तो जाहिर सी बात है एग्जाम में भी आपको पूछा नहीं जाएगा। एंड आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर, भारतीय कथाओं के चित्र। ठीक है, जो पहला तो जो भाग्य था वो है अभारतीय कथाओं के चित्र। नेक्स्ट जो बांटा गया है वो है भारतीय कथाओं के चित्र। तो भारतीय कथाओं के चित्र के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो पहला है अनवर ए स्वेली, दूसरा अनवर ए स्वेली। तो अनवर ए स्वेली के बारे में पढ़ते हैं। ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। ठीक है, पंचतंत्र एक ग्रंथ है और उसका फारसी अनुवाद है, फारसी में अनुवाद किया गया है, मतलब जिसका फारसी में अनुवाद करके नाम रखा गया है अनवर ए स्वेली। तो यह पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है जिसे अकबर ने हुसैन इब्न अली वेज अल
कासिफ द्वारा फारसी में अनुवादित कराया था। मतलब जो इसको फारसी अनुवाद कराया था वो अकबर ने कराया था, और किसके द्वारा कराया था? तो हुसैन इब्न अली वेज अल कासिफ, ठीक है। अनवर सुहेली का जो क्या कहता है रचयिता, एक तरह से कह सकते हैं आप कि अनवर सुहेली के रचयिता कौन है, या जो अनवर सुहेली को फारसी में जो अनुवाद किया है उनका नाम क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा हुसैन इब्न अली वेज अल कासिफ, तो उन्होंने किया है और इसको फारसी में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट आते हैं बी नंबर, कलीला दिन्ना, ठीक है। ये भी एक ग्रंथ ही है कलीला दिन्ना, और इसके बारे में भी मेंशन नहीं किया हुआ था, कहीं पे भी मेंशन नहीं मिला मुझे, तो मैं यहाँ पे अब आपको जिक्र नहीं कर पा रही हूँ। नेक्स्ट सी नंबर, रज़्मनामा, ठीक है। रज़्मनामा ये भी फारसी अनुवाद है महाभारत का, और ये बहुत अभी जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि हाँ एग्ज़ाम में, एंट्रेंस के एग्ज़ाम में से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि महाभारत का जो फारसी अनुवाद किया गया उसका नाम क्या है, तो रज़्मनामा नाम है। तो इसको किसने अनुवाद किया गया? तो बदायूनी नबीक तथा अब्दुल कादिर खान ने फारसी भाषा में लिखा है, ठीक है। बदायूनी नबीक तथा अब्दुल कादिर खान ने फारसी भाषा में लिखा गया, और इसे भी अकबर ने ही फारसी भाषा में लिखवाया था। नेक्स्ट है डी नंबर, हरिवंश पुराण। तो हरिवंश जो पुराण है उसको वेद व्यास ने संस्कृत भाषा में लिखा है। नेक्स्ट ई नंबर, अभार ए दानिश, ठीक है। ये भी पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। अभी एक और बताया था मैंने, अभार ए समथिंग था, अभी जैसे कि मैंने बताया था अभार ए सुहेली, ठीक है। जो फारसी जो पंचतंत्र का ही अनुवाद था, फारसी में अनुवाद था, अकबर ने करवाया था। और यहाँ पे है कि एक और फारसी में अनुवाद किया गया है पंचतंत्र को ही, जिसका नाम पड़ा है अभार ए दानिश, और इसको अनुवाद किया है मौलाना हुसैन फैज़ ने, ठीक है। इसको मौलाना इसमें है कि अकबर ने नहीं करवाया है, ठीक है। अकबर ने किसी के द्वारा नहीं करवाया है, इसमें मौलाना हुसैन फैज़ ने खुद ही फारसी में अनुवाद किया गया है पंचतंत्र को, और जिसका नाम दिया गया है अभार ए दानिश। तो एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे हुसैन फैज़ ने पंचतंत्र को जो फारसी में अनुवाद किया है उसका नाम क्या है, तो आपको लिखना होगा कि अभार ए दानिश। नेक्स्ट तीसरा जो भाग है वो है ऐतिहासिक कथाओं के चित्र। तो ऐतिहासिक कथाओं के चित्र में आते हैं बाबरनामा, जिसको तुज्जक ए बाबरी के नाम से भी जानते हैं, या तो बाबरनामा या तो तुज्जक ए बाबरी। और क्वेश्चन में ये भी रहेगा कि बाबरनामा को और किस नाम से जानते हैं, तो तुज्जक ए बाबरी के नाम से जानते हैं, और ये बाबर ने खुद ही लिखा है और तुर्की भाषा में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बी नंबर, हुमायूंनामा। हुमायूंनामा जो है हुमायूं के बारे में लिखा गया है, और हुमायूंनामा को दास्तान ए अमीर हमजा, अमीर हज्जा और हजनामा, मतलब 4 नामों से जानते हैं हुमायूंनामा को। पहला है हुमायूंनामा, दूसरा है दास्तान ए अमीर हमजा, तीसरा है अमीर हज्जा, चौथा है हमजा नामा। तो ये चार अलग अलग नामों से जानते हैं, और ये भी एग्जाम में आ सकता है कि हुमायूंनामा को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये चारों ही पूरा लर्न करें, और इसे गुलबदन बेगम ने तुर्की भाषा में लिखा है, और जो ये गुलबदन बेगम है वो हुमायूं की बहन है। नेक्स्ट बी नंबर, अकबरनामा। अकबरनामा को आईने ए अकबरी के नाम से भी जानते हैं, और अकबरनामा को अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा है। नेक्स्ट सहनामा। सहनामा को हकीम अबुल कासिम फिरदौसी तूसी, ये पूरा एक नाम है, हकीम अबुल कासिम फिरदौसी तूसी ने लिखा है सहनामा को, और इसे फारसी भाषा में लिखा गया है। एंड लास्ट तारिक ए अल्फ़ी। तारिक ए अल्फ़ी जो ग्रंथ है वो मुल्ला दाऊ ने लिखा है और फारसी भाषा में लिखा है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ग्रंथ बहुत सारे ग्रंथ हैं, और ग्रंथ को किसने लिखा है, किस भाषा में लिखा है, ठीक है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कब लिखा है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन किसने लिखा है, किस भाषा में लिखा है, और ये दोनों में भी इंपॉर्टेंट कहा जाए तो किसने लिखा है, ये 100% आते हैं एग्जाम में, ठीक है। आप बैक क्वेश्चन का पेपर उठा के देख लो, 100% आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और इस बार के एंट्रेंस में भी आया था, ठीक है। ग्रंथ आया था, तो ग्रंथ तो आता ही आता है। और जो मेरा पहला चैप्टर है, ठीक है, पहला चैप्टर का मे बी क्लास 4 में मैंने
ग्रंथ के बारे में, इकट्ठे बहुत सारे ग्रंथ के बारे में बताया है। और उस समय भी मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा लर्न कीजिएगा, सारा का सारा। तो अगर कोई नहीं देखा है वो वीडियो ग्रंथ के बारे में तो पक्का देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारे अलग अलग ग्रंथ है। जो पहला चैप्टर है मेरा इंडियन आर्ट, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे आपको मिल जाएगा इंडियन आर्ट का चैप्टर। इंडियन आर्ट का चैप्टर खोलना और मे बी क्लास 4 या क्लास 5 में उसमें लिखा हुआ थंबनेल से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, क्लास 4 क्लास 5, तो उसमें आप इजीली ढूंढ लेना। और उसमें मैंने पूरा ग्रंथ के बारे में ही बताया है, तो ज़रूर पढ़ें ग्रंथ के बारे में। ग्रंथ से क्वेश्चन तो 100% हर साल पूछते हैं, मतलब पूछते ही पूछते हैं। तो अगर पूरा याद कर लेते हो तो आपको 3 नंबर तो 100% मिल जाएंगे, क्योंकि पर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। नेक्स्ट जो चौथा भाग है वो है व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्र मतलब पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट है, बहुत सारे पोर्ट्रेट है, ठीक है। तो सिंपली जो चौथा भाग है वो व्यक्ति चित्र है। एंड लास्ट जो आता है 5th, जो 5वां जो भाग है वो है सामाजिक एवं सामान्य जीवन से संबंधित चित्र, ठीक है। सामाजिक से चित्र और सामान्य जीवन से संबंधित चित्र है। तो ये है 5 भाग जिसे राय कृष्ण दास ने बांटा है अकबर के टाइम के चित्र को। तो ये जो 5 है अच्छे से लर्न ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बार बार कह रही हूँ कि ग्रंथ जरूर लर्न कीजिएगा, ग्रंथ किसने लिखा, किस भाषा में लिखा गया, ज़रूर से ज़रूर। एंड अब बात करते हैं अकबर कालीन इमारतें, ठीक है। अकबर ने अपने काल में कौन कौन से इमारतों का निर्माण किया है वो सारा मेंशन है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब अकबर कालीन इमारतें पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो जो पहला है वो है आगरे का किला, जो आगरा में ही है और जिसे अकबर ने बनवाया है। नेक्स्ट जहांगीर महल, ये भी आगरा में है और अकबर ने बनवाया है। 3rd नंबर दीवाने आम, जो फतेहपुर सिकरी में है, ठीक है, ये भी अकबर ने बनवाया है। यहाँ पे सारे जो भी इमारतें सबको अकबर ने ही बनवाया है। तो फटाफट पढ़ते हैं। 4th नंबर पंचमहल को हवा महल के नाम से भी जानते हैं, जो ये भी फतेहपुर सिकरी में है। नेक्स्ट 5 नंबर मरियम महल, ये भी फतेहपुर सिकरी में है। नेक्स्ट 6 नंबर जामा मस्जिद, ये भी फतेहपुर सिकरी में है, फतेहपुर सिकरी में ही बनवाया है अकबर ने। 7 नंबर बुलंद दरवाज़ा, ये भी फतेहपुर सिकरी में है। नेक्स्ट 8 नंबर शेख सलीम चित्सी का मकबरा, ये भी फतेहपुर सिकरी में है। नेक्स्ट शेख सलीम चित्सी का दरगाह, ठीक है, यहाँ पे एक पहला जो है वो मकबरा है और नीचे शेख सलीम चित्सी का है वो दरगाह है। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा एक साथ, इसीलिए मैंने लिखा है कि आप कंफ्यूज ना करें। एक मकबरा है और एक दरगाह है। तो जो मकबरा है वो फतेहपुर सिकरी में बना है और जो दरगाह है वो अजमेर में बना है। नेक्स्ट 10 नंबर बिरबल का महल, ये भी फतेहपुर सिकरी में बना है। तो आप देख सकते हो कि फतेहपुर सिकरी में बहुत कुछ है, बहुत सारी इमारतें जो अकबर ने बनवाई है। एंड अब बात करते हैं 11 नंबर इबादत खाना, ठीक है, इबादत खाना ये भी फतेहपुर सिकरी में है। 12 नंबर जोधाबाई का महल, ये भी फतेहपुर सिकरी में है। 13 नंबर लाहौर का किला, ये लाहौर में है, लाहौर का किला लाहौर में ही है। नेक्स्ट 14 नंबर एंड लास्ट है ये इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाला जिला, मतलब 40 स्तंभों वाला जिला इलाहाबाद में, जो इलाहाबाद में ही है। तो ये सारे इमारत है, ठीक है, ये सारे अकबर द्वारा बनाई गई है और मोस्टली जो अकबर ने बनाया है वो फतेहपुर सिकरी में बनाया है। ज़्यादातर जो इमारतें बनी हैं अकबर के टाइम काल में वो फतेहपुर सिकरी में बनी है। बहुत कम ही आपको लाहौर या इलाहाबाद, मतलब आगरा, ये सब में देखने को मिलेगा। तो गाइस अकबर के बारे में समाप्त होता है अकबर के बारे में आज ये वीडियो। और इसी के अंतर्गत जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आज का वीडियो है ये काफ़ी मतलब बहुत इजी वे में, मतलब याद ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, लंबा लंबा मतलब पढ़ने वाला नहीं है, तो ज़रूर याद कीजिएगा आप लोग। और हाँ, कहीं कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन है ही आपके पास, आप क्वेश्चंस कर सकते हो वहाँ पे टाइप करके। और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए फ्रेंड्स, ठीक है। फिर और यहाँ पे बता दूँ जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं बात करने वाली हूँ जहांगीर के बारे में, ठीक है। जहांगीर जिसके बचपन का नाम सलीम है और अकबर का जो बेटा है जहांगीर,
नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में बात रहेगी। और ये जहांगीर के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद इससे भी क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं, क्योंकि जो आपको पढ़ना है मेन अकबर और जहांगीर के शासनकाल के ही बारे में पढ़ना है। इसी के शासनकाल में बहुत ज़्यादा चीज़ें बनी हैं, स्थापत्य कला, चित्रकला, इन्हीं दोनों के शासनकाल में बहुत ज़्यादा बनाई गई है। तो इन दोनों के बारे में तो पूरा पढ़ना ही होता है। तो कल का भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा और लर्न करते जाइए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। कभी भी फॉर्म निकल सकता है। अभी तो कोई अपडेट नहीं आ रहा फॉर्म का कि कब आएगा फॉर्म, लेकिन हाँ यूजुअली 5 तक आ जाता है। तो देखते इस बार कब आएगा। और हाँ, चिंता मत कीजिए जब भी फॉर्म आएगा, क्योंकि मुझे कमेंट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे कि मैम इस बार फॉर्म कब आएगा, 2021 का फॉर्म कब आएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा। तो रिलैक्स रहिए, जब भी आएगा फॉर्म आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग रोज़ अब ध्यान से, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, थ्योरी बेस होता है आप लोग का। अगर आप लोग सोच रहे कि बिना थ्योरी का आप क्वालिफाई कर जाओगे ऊपर पढ़ के, तो कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए कह रही हूँ थ्योरी बेस है, लर्न कीजिए, अभी से लर्न कीजिए। क्योंकि जितना, ऐसा नहीं कि आप एक बार लर्न करें तो आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि पीछे वाला भूलते भी जाओगे, ऐसा होता है। तो इसीलिए पीछे वाला भी साथ साथ लर्न कीजिए। जो मैं रोज़ पढ़ाती हूँ उसको भी साथ साथ लर्न करते जाइए। तो हाँ, मेहनत पूरा कीजिए, तभी कुछ होगा, नहीं तो मेहनत नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा गाइस। तो आप पे, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितना कर पाओगे, कितना अच्छा कर पाओगे अपने आप को। तो ज़रूर लर्न कीजिएगा। मेरा काम है पढ़ाना, मैंने पढ़ा दिया, आपका काम है याद करना। अब आपको याद करना है नहीं करना, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए फिर अब मैं मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। नमस्ते।